हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एजिंग। ठीक है, एजिंग अब हमने देखा है, एडोलसेंस पढ़ लिया है, एडल्टहुड पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एजिंग यानी कि ओल्ड एज। ठीक है, एजिंग मतलब ओल्ड एज। तो मेन इसमें जो आपका आएगा वो सब आपके ओल्ड एज से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसे हम लेट एडल्टहुड भी बोलते हैं। ठीक है, लेट एडल्टहुड भी हम इसको बोलते हैं। तो सब एक ही बात है, एजिंग बोल लो, लेट एडल्टहुड बोल लो, ठीक है, ओल्ड एज बोल लो। इसकी एज क्या है आपकी 60 से ऊपर। ठीक है, 60 से ऊपर की एज को हम क्या किस में रखेंगे, एजिंग में और एडल्टहुड ओल्ड एज में रखेंगे। ठीक है, अब एजिंग क्या है, एजिंग हमारे पास तीन तरह की होती है। एक है क्रोनोलॉजिकल एज, बायोलॉजिकल एज और आपका सोशल एजिंग। ठीक है, ये तीन तरह की है हमारे, क्रोनोलॉजिकल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग और सोशल एजिंग। क्रोनोलॉजिकल एजिंग में तो आपको पता ही है, आपकी नंबर ऑफ ईयर फ्रॉम बर्थ। ठीक है, बर्थ से कितने आप साल जी चुके हो, जो भी आपकी प्रॉपर एज है। ठीक है, हेल्पफुल इन डिसाइड सोशल रोल्स, एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर। ये किस लिए हेल्प करती है आपके सोशल रोल्स के लिए। जैसे कि अब आप कितने हो गए हो, 25 ईयर के हो गए हो, तो अब आपको शादी करनी है, परिवार बनाना है, आपको अपनी सोसाइटी, एक अलग तरीके की सोसाइटी में इन्वॉल्व होना है। ठीक है, जो आप एडोलसेंस में नहीं थे। एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर, आपके लिए जो भी एक्सपेक्टेशंस है, आप 18-19 के होते हो तो आपको बड़ा बच्चा माना जाता है कि अब आप बड़े हो गए, अब कुछ चीज़ों में बिहेव करना सीखो। ठीक है, और बिहेवियर के लिए आपको क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो क्रोनोलॉजिकल एज होगी जो नंबर ऑफ ईयर है फ्रॉम बर्थ। ठीक है, जन्म से कितने आपके नंबर ऑफ ईयर्स है, आप 20 ईयर के हो, 30 ईयर के हो, तो ये क्या आएगा आपका क्रोनोलॉजिकल एज में आएगा। बायोलॉजिकल एज में क्या आएगा, बायोलॉजिकल एज में आपका आएगा सेंस डिक्रीज इन एजिंग ऑफ सेल्स या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोलॉजिकल एज में है आपका जो आपकी जो बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है, जो बॉडी के बॉडी पार्ट्स हैं, उनके जो फंक्शन में आगे जाके क्या होती है, घटने लगते हैं। ठीक है, जो आपकी अगर आप देखो तो एडोलसेंस तक आपकी बॉडी बहुत फिट होती है, धीरे धीरे आपका क्या होगा, ये घटने लगेंगे। ठीक है, इसके अलावा फंक्शनल एजिंग, धीरे धीरे आपकी जो बॉडी में बुढ़ापा आने लगता है। ठीक है, बायोलॉजिकल इवेंट्स विद टाइम, जो बॉडी में अलग अलग चेंजेस आते हैं, जैसे मेनोपॉज आ गया है। ठीक है, तो वो बायोलॉजिकल एजिंग के साथ, समय के साथ साथ बायोलॉजिकल इवेंट्स आते हैं। ठीक है, डिक्रीज फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जो आपका बॉडी का जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है, आपका हार्ट वीक हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है समय के साथ साथ क्या होने लगती है, घटने लगती है। आपकी इम्यूनिटी और ये भी घटती है, इम्यूनिटी भी घटती है, और लास्ट में आपके पास क्या होता है, सिर्फ डेथ वाला रास्ता बच जाता है। ठीक है, तो ये आपकी होगी बायोलॉजिकल एजिंग। ठीक है, मतलब जो आपकी बॉडी की जो बायोलॉजी है उसमें जब बुढ़ापा आ रहा है। ठीक है, तो वो बायोलॉजिकल एजिंग होगी। सोशल एजिंग में क्या है, सोशल एजिंग में आपके जो जो आपके सोसाइटी से रूल्स होते हैं, सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं, रोल्स होते हैं आपके सोसाइटी के, उसमें बदलाव आने लगता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं ज़्यादा फंक्शन में, मैरिज वगैरह में नहीं जाते हैं, वो अपने घर में रहना पसंद करते हैं। सोसाइटी के में वो थोड़े बदलने लगते हैं। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा गैदरिंग वगैरह पसंद नहीं आती है। ठीक है, पर्सनल एटीट्यूड, इंटरेक्शन इन कम्युनिटी, मतलब आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती है, पर्सनल है। ठीक है, पर्सनल एटीट्यूड, इंटरेक्शन इन कम्युनिटी। ठीक है, आप पर्सनली, आपका एटीट्यूड हो गया, आप हो गए वो, आप कम्युनिटी के साथ जो आपकी सोसाइटी है उस सब में बदलाव आने लगता है। ठीक है, असिस एजिंग एंड मैच्यूरेशन। ठीक है, असिस करोगे आप एजिंग को, इसमें इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, असिस कर सकते हैं एजिंग को, मैच्यूरेशन की तरफ हम जाते हैं, बढ़ते हुए समय की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। हमें पता है कि अब हमारा क्या आ रहा है, आखिरी लास्ट टाइम आ रहा है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने देखा होगा, मैंने देखे हैं, जो गाँव में एजेड लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, वो कोने में साइड में बैठे ही रहते हैं पूरे दिन, ऐसे ही बैठे बैठे वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं वो अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, सोशल एजिंग है। ठीक है, तो आपका क्या है, क्रोनोलॉजिकल एजिंग, बायोलॉजिकल एजिंग और सोशल एजिंग। ठीक है, सोसाइटी से में जो आपका बुढ़ापा आया है, सोसाइटी से जो आप अलग होते जा रहे हो बुढ़ापे के चलते, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, सोशल एजिंग में आएगा। ठीक है, फिर आपको पता ही है, जैसे जैसे आप एज होती है, आपकी स्किन क्या होने लगती है, आपकी लूज होने लगती है, इलास्टिसिटी ख़त्म होने लगती है, जो आपका कसाव है स्किन में, जो एक अच्छी स्किन है, ग्लोइंग स्किन है, वो आपकी नहीं रहती है। रिएक्शन टाइम आपका स्लो होने लगता है, मतलब कि आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगता है। फर्दर डिक्रीज होने लगता है, आगे और भी ज़्यादा घटने लगेंगी चीज़ें। ठीक है, मसल्स स्ट्रेंथ आपकी घटने लगती है, सेंस और इम्यून सिस्टम ये सब आपकी घटने लगती है। ठीक है, मोर ससेप्टेबल टू इलनेस, एकदम आप बीमार होने लगोगे, कैंसर, डायबिटीज़ और इसके अलावा और जो बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां हैं वो आपको होने लगती है। ठीक है, अब मस्कुलर चेंजेस आपके क्या है, एक तो एज रिलेटेड है आपका। ठीक है, समय के साथ साथ क्या होता है, आपके मसल्स में बदलाव आने लगते हैं। ठीक है, मैक्यूलर डीजनरेशन है आपका, AMD हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या है, आपका मसल्स में चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि आपकी देखने की एबिलिटी भी कम होने लगेगी। ठीक है,
डिक्रीज सीइंग एबिलिटी, ठीक है, आपकी देखने की एबिलिटी भी कम होने लगेगी। मैक्यूलर लेटिया है ये आपका लेयर इन आइज, ठीक है, तो इसमें आपकी जो आंखों के ऊपर जो लेयर्स हैं वो भी आपकी वीक हो जाती हैं, जिससे आपको दिखाई भी कम देने लगता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में बहुत सारी जो मसल्स हैं वो क्या होने लगती है, वीक होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एएमडी क्या है, एएमडी है आपका एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, एएमडी की, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी आनी शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। आपकी बॉडी में मसल्स में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप ही बदलने लगती हैं और आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो, ठीक है। तो जो मैकुलर लुटिया है इसमें क्या होता है, ये LU है, ठीक है, LUTEA, ठीक है, मैकुलर ल्यूटिया है ये। इसमें क्या होता है, ये आपकी आइज़ में एक पार्ट होता है छोटा सा, ठीक है, लेयर या पार्ट बोल सकते हो आप इसको। ये आपको देखने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर ये डैमेज होने लगेगा, इसकी मसल्स वीक होने लगेंगे तो आपको अपने आप ही दिखाई देना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्या है आपकी एजिंग में, ओल्ड एज में, जो आपका लेट एडल्टहुड है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। अब इसमें नेक्स्ट है ये थ्योरीज़ हैं कुछ एजिंग की, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, हमें आगे खूब सारी पढ़नी है ये। तो थ्योरी ऑफ एजिंग में है आपका, इसमें दो तरह की थ्योरी है, प्रोग्राम थ्योरीज और डैमेज एंड एरर थ्योरी, ठीक है, डैमेज और एरर थ्योरी। तो प्रोग्राम थ्योरी क्या होती है हमारी, दो थ्योरी है इसमें हमारी थ्योरी ऑफ एजिंग के अंदर, एक तो प्रोग्राम थ्योरी है, एक थ्योरी हमारी डैमेज और एरर थ्योरी है। प्रोग्राम थ्योरी में क्या है, बायोलॉजिकल जीन्स है हमारा, जेनेटिक मेकअप इन बॉडी, ठीक है, जो है वो चेंज होते हैं, मतलब कि इनका मानना क्या है, हमारे जो बॉडी है, हमारे जो जीन्स हैं बॉडी में वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, जिसके चलते हमें बुढ़ापा आता है, बॉडी में बदलाव आता है, यानी कि जो हमारे जेनेटिक मेकअप है हमारी बॉडी में वो उनमें बदलाव आता है, वही हमारा किसकी तरफ है, एजिंग की तरफ हमें लेके जाता है। तो बायोलॉजिकल जीन्स हैं ये, ठीक है, जो हमारी जीन्स हैं हमारी सेल्स के अंदर उनमें बदलाव आते हैं, वही हमें क्या करते हैं, आगे जा कर के ओल्ड एज की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डैमेज एंड एरर थ्योरी, डैमेज एंड एरर थ्योरी में वालों का ये मानना है कि नहीं, जीन्स ही नहीं, आउटसाइड इन्वायरमेंट भी डैमेज करता है, मतलब बाहर आप जितना इन्वायरमेंट में रहोगे वो भी आपका क्या लाता है, डैमेज लाने का काम करता है, आपको बाहर का वातावरण भी आप पे इफेक्ट करता है। आपने देखा होगा कभी कुछ लोग बहुत कम उम्र में भी बूढ़े लगने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं होती, उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, तो जीन्स इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना इन्वायरमेंट पड़ता है, ये कहते हैं आपके डैमेज और एरर थ्योरी वाले, ठीक है। अब इनके अंदर भी कुछ थ्योरीज हैं। प्रोग्राम थ्योरी के अंदर हमारी 3 थ्योरी आती है, एक है प्रोग्राम्ड लॉन्गिविटी थ्योरी, एंडोक्राइन थ्योरी और आपका इम्यूनोलॉजी थ्योरी, ठीक है, इसके अंदर हमारी 3 थ्योरी आती हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे प्रोग्राम लॉन्गिटिविटी थ्योरी वाले क्या कहते हैं कि जीन्स पर्टिकुलर टाइम पे ऑन और ऑफ होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जीन्स है, ये जीन्स जो है हमारे पर्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं, ऑन और ऑफ होते रहते हैं, जिसके कारण हमें क्या आता है, एजिंग आता है, ठीक है। एक समय आया तो आपके जीन्स क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, कि अब आपका क्या आ गया है, ये वाला समय आ गया है, तो आप क्या करो, अब आपके जीन्स ऑन हो गए और जब वो समय चला जाएगा तो जीन्स जो है वो आपके ऑफ हो जाएंगे, जिसके चलते क्या आता है, एजिंग आती है, ठीक है। इसी में दूसरी है एंडोक्राइन थ्योरी है। एंडोक्राइन थ्योरी में क्या है कि जो आपके हार्मोन्स है, ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में हार्मोन सीक्रेट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एजिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर दूसरा है हमारा इम्यूनोलॉजी थ्योरी, ठीक है, इम्यूनोलॉजी थ्योरी में क्या है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसके चलते हमें क्या आती है, एजिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन्स हमारे एजिंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, जिसके चलते हमें क्या आता है, बुढ़ापा आ जाता है। इम्यूनोलॉजी वाले क्या कहते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है, जिसके कारण हमारे अंदर क्या आता है, बुढ़ापा आता है। तो इसी तरीके से ये हमारी प्रोग्राम थ्योरी के अंदर है 3 थ्योरी। प्रोग्राम लॉन्गिटिविटी, मतलब कि आपके जो आपके अंदर एक प्रोग्राम फिट है जो जीन्स का है, कभी ऑन हुआ कभी ऑफ हुआ। दूसरा एंडोक्राइन थ्योरी है, तीसरा है इम्यूनोलॉजी थ्योरी, ठीक है। अब इसके अंदर फिर दूसरा है वो है आपका डैमेज एंड एरर थ्योरी। डैमेज एंड एरर थ्योरी में क्या है आपका, वियर एंड टियर थ्योरी, वियर एंड टियर थ्योरी, ठीक है। तो वियर एंड टियर थ्योरी का मतलब क्या है, जैसे जैसे कोई भी चीज़ आप यूज़ करते रहोगे, चीज़ जो है वो कांटेक्ट में आएगी, तो वो क्या होती है, अपने आप ही चीज़ जो है वो उसमें बुढ़ापा आने लगता है, चीज़ डैमेज होना शुरू हो जाती है। जैसे कि कार है, ठीक है, कार क्या है, कुछ समय बाद अपने आप ही पुरानी होने लगेगी, कोई भी चीज़ है वो कुछ समय बाद अपने आप ही पुरानी होनी शुरू हो जाती है, तो उसे बोलते हैं वियर एंड टियर थ्योरी,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप चीज़ों के कांटेक्ट में आओगे वैसे वैसे क्या होने लगेगा, आप में एजिंग आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपकी बॉडी है वो बाहर घूमती है फिरती है, और आप रोज़ कुछ ना कुछ खाते हो, मैगी खाते हो, फालतू की चीज़ें खाते हो, तो इससे क्या है आपकी जो बॉडी है अपना आप ही वेयर एंड टेयर थ्योरी के अंतर्गत बूढ़ी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर क्या है आपका फ्री रेडिकल थ्योरी। फ्री रेडिकल थ्योरी में क्या है, बॉडी के रिएक्शन के बाद जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बॉडी को डैमेज करते हैं, इसके चलते क्या आती है, बुढ़ापा आता है। फ्री रेडिकल मैंने आपको फूड एंड न्यूट्रिशन में पढ़ा रखा है कि बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शन के चलते कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स खाते हैं, यानी कि विटामिन सी हो गया। ठीक है, ये चीज़ें लेते हैं तो ये फ्री रेडिकल्स को क्या कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये आपका फ्री रेडिकल्स थ्योरी है। तो इसमें क्या है, फ्री रेडिकल आपकी बॉडी को क्या करते हैं, डैमेज करने का काम करते हैं। फिर इसका नेक्स्ट रोल ऑफ लिविंग थ्योरी, रेट ऑफ लिविंग थ्योरी। ठीक है, रेट ऑफ लिविंग थ्योरी में क्या है, ऑक्सीजन के लिए जितना ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ेगी लाइफ स्पैन उतना ही कम होता जाएगा। मतलब कि आपके आसपास जितना फ्रेश एनवायरनमेंट होगा, आप पहाड़ों में जाओ, पहाड़ों में जाओगे तो वहाँ बहुत ऑक्सीजन है, क्यों, क्योंकि पेड़ बहुत है, ऑक्सीजन खूब है, तो आप वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में जो हम प्लेन्स के लोग हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, जितनी कम मेहनत आपको प्योर ऑक्सीजन को लेने में करनी पड़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, उतनी ही लाइफ आपकी बेहतर बनेगी। ठीक है, तो ये आपकी रेट ऑफ लिविंग थ्योरी है। तो हमने दो थ्योरी पढ़ी, प्रोग्राम थ्योरी में आपकी आई है प्रोग्राम लॉन्गिटिविटी, एंडोक्राइन थ्योरी और इम्यूनोलॉजी थ्योरी। ठीक है, डैमेज एंड एरर थ्योरी में क्या आया आपका, वियर एंड टियर थ्योरी, फ्री रेडिकल थ्योरी और रेट ऑफ लिविंग थ्योरी। ठीक है, तीन थ्योरी हमारी आई है ये। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है आपका सोशल थ्योरी ऑफ एजिंग। ठीक है, एजिंग की सोशल थ्योरी है। ठीक है, एजिंग की सोशल थ्योरी क्या है, आपकी सोशल चेंज एंड एजिंग की बात हम कर रहे हैं कि आप सोसाइटी में कैसे बदलाव आ रहा है आपकी बुढ़ापे के साथ साथ। जैसे जैसे आप एज होते जा रहे हो, आप बूढ़े होते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके रोल में क्या बदलाव आ रहा है सोसाइटी के साथ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, एजिंग थ्योरी, सोशल थ्योरी ऑफ एजिंग। ठीक है, इसमें पहला है डिसएंगेजमेंट थ्योरी। लोगों के साथ क्या है, हमारा इंगेजमेंट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बोला था, क्यूमिंग एंड हेनरी ने बोला था कि ग्रोइंग ओल्ड बुक में बताया है ये, दे डेवलप न्यू टाइप ऑफ द रिलेशनशिप विद सोसाइटी। ठीक है, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल एंड इंटरेक्ट लेस फ्रिक्वेंटली, मोर ऑक्यूपाइड विद इन देयर इनर लाइफ। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जो डिस एंगेजमेंट थ्योरी में क्या है, इनका एक अलग ही तरीके का रिलेशनशिप हो जाता है सोसाइटी से। जहाँ इन्हें पहले लोगों के साथ मिलना, सोसाइटी में घूमना बहुत पसंद था, लोगों के घर घर जाना, अब धीरे धीरे ये सब इनका अपने आप ही कम होता जाता है। ठीक है, डिक्रीज एक्टिविटी लेवल, और इनका एक्टिविटी लेवल जो है घट जाता है, और ये बहुत कम अपने सोसाइटी के साथ फ्रिक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं। और क्या करते हैं, ये अपनी खुद की लाइफ में, मतलब अपने अपने ही अकेले ही बैठे रहेंगे, अकेले ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। तो ये किस में आएगा, डिसएंगेजमेंट थ्योरी में आएगा। ठीक है, अपने आप को सोसाइटी से डिसएंगेज कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एक्टिविटी थ्योरी। एक्टिविटी थ्योरी किसने दी थी, रॉबर्ट हैविगॉट ने दी थी हमारी ये थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था कि सोशल इंटरेक्शन कम होने लगते हैं और एजिंग में काम करते रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे। अब एक्टिविटी थ्योरी वालों ने क्या बोला था कि जो जितने ज़्यादा एजेड होते जाते हैं, हम बूढ़े होते जाते हैं, उतने ज़्यादा हम सोसाइटी से कटते जाते हैं। ठीक है, कट होते जाते हैं हम अपनी सोसाइटी से। तो इनका मानना ये था कि लेकिन आपको कटना नहीं चाहिए, आप जितना ज़्यादा एक्टिव रहोगे, आप जितना ज़्यादा लोगों से मिलते रहोगे, सोसाइटी के मेम्बर बने रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप क्या रहोगे, एजिंग में काम करते रहेंगे तो आप एक्टिव रहोगे, आप लाइफ से सेटिस्फाई रहोगे। ठीक है, खुश रहोगे आप बुढ़ाप, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप यूजलेस हो गए हो क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप अगर लाइफ के साथ लोगों के साथ मिलते जुलते रहोगे, सोसाइटी के मेंबर बने रहोगे, तो आपको जो है खुद ही लाइफ को सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपका। ठीक है, लाइफ सेटिस्फैक्शन हमें कैसे मिलेगा, फिजिकल एक्टिविटी करते रहो आप और सोशल एक्टिविटी करते रहो। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी आप करते रहो तो आपको क्या मिलेगा, लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये किसकी थ्योरी थी, ये आपकी तीन थ्योरी हमारी सोशल एंगेजमेंट के अंदर आ रही है, सोशल थ्योरी ऑफ एजिंग के अंदर आई है, डिसएंगेजमेंट थ्योरी और एक्टिविटी थ्योरी, और थर्ड है आपकी कंटिन्यूटी थ्योरी। ठीक है, कंटिन्यूटी थ्योरी में क्या किसने दी थी, एटले 1971 में दी थी। ठीक है, एटले, ठीक है, एटले ने हमारे 1971 में दी थी। जो एक्टिविटी पहले करते हैं वो लेटर एज में भी कंटिन्यू करेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो, उससे क्या होगा, आपका लाइफ जो है वो सेटिस्फाई रहेगी। मतलब अगर आप रिटायर हो गए हो, मान लो आप रिटायर हो गए, एकदम से आपकी जॉब खत्म हो गई, आप बिल्कुल घर पे बैठे हो और डिप्रेस होते जा रहे हो, इसके विपरीत आप जो भी काम में एक्सपर्ट हो, जो आपने 60 ईयर तक किया है, भले ही पैसा कमाने के लिए नहीं करना है आपको,
फिर भी आपको थोड़ा बहुत आप उसमें उस फील्ड में काम करते रहो, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो, तो इससे क्या होगा, आपकी लाइफ जो है वो सेटिस्फाई रहेगी। ठीक है, तो ये 3 थ्योरी हमारी किसके अंदर थी, ये है हमारी सोशल थ्योरी ऑफ एजिंग के अंदर। ठीक है, थ्योरी ऑफ एजिंग में हमारी 2 हो गई, ये है हमारी प्रोग्राम थ्योरी और डैमेज और एरर थ्योरी। प्रोग्राम थ्योरी के अंदर हमारी प्रोग्राम्ड एंडोक्राइन और इम्यूनोलॉजी थ्योरी आई। डैमेज एंड एरर के अंदर हमारी वियर एंड टियर थ्योरी, फ्री रेडिकल थ्योरी और रेट ऑफ लिविंग थ्योरी आई। ठीक है, फिर हमने सोशल थ्योरी ऑफ एजिंग पढ़ी। इसके बाद अब हमारी नेक्स्ट है कौन्स की एज रिलेटेड थ्योरी। ठीक है, कौन्स की एज रिलेटेड थ्योरी है, ये है थ्योरी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। ठीक है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल हम बोलते हैं एल्डरली के लिए थ्योरी है, मतलब बूढ़े लोगों के लिए थ्योरी है। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है, मिड लाइफ इवोल्यूशन है, इनकी पहली स्टेज कौन सी होती है, मिड लाइफ इवोल्यूशन। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है ह्यूमन पोटेंशियल का। ठीक है, मानव क्षमता का क्या है, पहला स्टेज है, पहली फेज है, ये आपकी मिड 30 से मिड 60 तक की होती है। ठीक है, ये वाली स्टेज कब होगी आपकी, मिड 30 से मिड 60 तक की होगी। मोटिवेशन टू री इवेल्यूएट ऑफ लाइफ। ठीक है, आपको अपनी लाइफ को दोबारा से रीइवेल्यूएट करने का क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। पॉजिटिव चेंज इन लाइफ बाय यूज़ ऑफ कुछ एनर्जी। ठीक है, अब इस समय अगर आपको कुछ और चेंज चाहिए, आपने इवेल्यूएट किया, आपने देखा कि मुझे कुछ और बदलाव अपनी लाइफ में चाहिए, तो क्या आप वो बदलाव लाते हो। ठीक है, इंटरनल ड्राइव फॉर री इवोल्यूशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम अंदर से सोचते हैं कि यार मैं अपनी लाइफ को एक बार देख लूँ कि मुझ में कुछ कमी तो नहीं है, और जो कमी है मैं उसे क्या कर सकूँ, दोबारा से ठीक कर सकूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मिड लाइफ इवोल्यूशन पहली स्टेज है इसकी। इसके बाद दूसरी स्टेज है द लिबरेशन फेज। ठीक है, लिबरेशन फेज आपकी आती है 60 to 70 उसमें। ठीक है, इसमें आपकी क्या है कि अभी नहीं तो कब। ठीक है, ये सोचोगे आप कि भाई अगर मैं अब नहीं गई घूमने तो मैं कब जाऊंगी, अब तो मरने वाली हूँ। ठीक है, तो ये एज क्या है आपकी, लिबरेशन स्टेज है, कैरेक्टराइज्ड बाय सेंस ऑफ नीडिंग। ठीक है, क्या ज़रूरत है आपको, आपने अभी मकान नहीं बनाया तो कब बनाओगे, अब आप 70 साल के हो गए हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो भी ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंट्स है, इनोवेटिव आइडियाज़ को कंसिडर करते हैं, जो पहले नहीं किया वो हमें अब करना है। ठीक है, इंटरनल ड्राइव फॉर लिबरेशन, एक्सप्लोरेशन है, इनोवेशन, मतलब कुछ आपने करना है भैया, कुछ एक्सप्लोर करना है, इनोवेट करना है, लिबरेट करना है। ठीक है, कुछ नई चीज़ें खोजनी है। ठीक है, नए एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, कुछ नया करना है अपने अपने जीवन में 60 to 70 ईयर में। ठीक है, इफ़ नॉट नाउ व्हेन, अगर अभी नहीं तो कब। ठीक है, द न्यू पर्सनल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी सपोर्टेड बाय रिटायरमेंट। ठीक है, तो जो नई पर्सनल फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी है वो हम करने की कोशिश करते हैं, और कौन सपोर्ट करता है, रिटायर हो चुके हैं, लाइफ पूरी हमारी अब खाली है, तब आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। फिर आएगा समिंग अप फेज। ठीक है, समिंग अप फेज में क्या है, लेट 60 to 90 के बीच में है ये। ठीक है, इसमें आपकी विजडम बढ़ जाती है। ठीक है, आप आज़ाद पंछी हो, अब आप जो करना है वो करो। ठीक है, इंक्रीज कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, अब यहाँ आप क्या करते हो, सोसाइटी के लिए ज़्यादा आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। अब देखो ये कॉन्ट्रोडक्टरी बोल रहा है ये वाली चीज़। ठीक है, लेकिन क्योंकि हो सकता है जिन्होंने ये लिखी है उनकी सोसाइटी में जो, क्योंकि ये तो सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करता है ना, हमारी सोसाइटी में जो वृद्ध होते हैं वो अपने आप को बिल्कुल यूजलेस फील करते हैं, लेकिन बहुत सी सोसाइटी ऐसी भी होंगी, देश ऐसे होंगे जहाँ में एजेड लोग भी बहुत अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते होंगे, तो हो सकता है ये थ्योरी उस सोसाइटी की हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके इंक्रीज विजडम है, आप और भी ज़्यादा आप बढ़ते हो, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हो, आपके फैमिली, आप बच्चे सारे काम पे लग गए हैं, सब अपना अपना परिवार पाल रहे हैं, तो आपके पास कितना टाइम, कितनी एनर्जी, कितना आपके पास समय है, आप अपने लिए निकाल सकते हो। रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास मुझे लगता है पैसा भी अच्छा खासा होता ही है। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनल ड्राइव फॉर रिकैपिटुलेशंस, रिजोल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूशन, लाइफ रिव्यू और अल्ट्रुइज्म। ठीक है, तो आपका क्या है, ये अब लास्ट का है, इंटरनल ड्राइव है कि आप सब कुछ बढ़िया करना है, आपने चीज़ों को जो भी गड़बड़ किया है उनको सुधारना है, कंट्रीब्यूशन करना है, लाइफ को रिव्यू करना है, अल्ट्रुइज्म करना है, बढ़िया काम करना है, अच्छे अच्छे काम करना है अब आखिरी टाइम पे। ठीक है, ये 60 to 90 ईयर में आती है। फिर है आपका एनकोर फेज। ठीक है, एनकोर फेज आपका 70 से डेथ तक का है ये। इसमें पर्सनल रिफ्लेक्शन, री स्टेट ऑफ एक्टिविटीज़, रिकैफिन और रीएफएम्स है ये, और एंड सेलिब्रेट द मेजर थीम इन वंस लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ में आप क्या करोगे, मेजर थीम को सेलिब्रेट करोगे। इंटरनल ड्राइव फॉर रिफ्लेक्शन
सेलिब्रेशन ऑफ सेल्फ, फैमिली इन्वायरमेंट, कम्युनिटी, कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ आपने लास्ट टाइम पे एंजॉय करना है, ठीक है। बस खुशी खुशी आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ से जा रहे हो, सबके साथ आप खुशी खुशी कल्चर के साथ, कम्युनिटी के साथ, स्पिरिचुअलिटी में, अच्छे फैमिली इन्वायरमेंट में आप हैप्पी लाइफ एक एंडिंग अपनी कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉन्स की एज थ्योरी है, ये एल्डरली की थ्योरी ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल है। मिड लाइफ इवोल्यूशन सबसे पहले आएगा, सेकंड है आपका द लिबरेशन फेज, समिंग अप फेज और है एनकोर फेज, ठीक है, ये है। फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है द सोशियो इमोशनल सिलेक्टिविटी थ्योरी, ठीक है। इंक्रीज एज पे हमारे पास जीने के लिए कितना समय बचा है, यही आपके मोटिवेशनल गोल को चेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब क्या है भाई, ये वाली थ्योरी समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है द सोशियो इमोशनल सिलेक्टिविटी थ्योरी, ठीक है। इस थ्योरी में क्या मानते थे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, ठीक है, वैसे वैसे आप क्या करोगे, आपके जो अचीव करने के टारगेट हैं वो भी आपके चेंज होते जाएंगे। जैसे कि 60 ईयर में, जब मैं 60 ईयर की हो गई हूँ तो मुझे लगता है फिर मैं अपने लिए बहुत बड़ा ड्रीम नहीं देखूंगी कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, ऐसा कोई ड्रीम नहीं देखूंगी। मैं वही देखूंगी जो मेरी उस एज को सुटेबल करेगा, ठीक है। तो समय के साथ साथ, एज के साथ साथ क्या होता है, आपका मोटिवेशनल गोल भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी, इतनी थ्योरी हमारी हो गई हैं। सबसे पहली थ्योरी हमने पढ़ी थ्योरी ऑफ एजिंग में प्रोग्राम्ड और डैमेज और एरर थ्योरी है, प्रोग्राम्ड और डैमेज और एरर थ्योरी हमने पढ़ ली। फिर हमारी सोशल थ्योरी ऑफ एजिंग है, उसके बाद हमने सोशल थ्योरी ऑफ एजिंग के बाद हमने पढ़ी कॉन्स की थ्योरी, कॉन्स थ्योरी के बाद हमने पढ़ी सोशो इमोशनल थ्योरी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो ओल्ड एज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, ठीक है। ओल्ड एज के कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लास्टिसिटी इन ब्रेन, मतलब दिमाग जो है उनका भूल भुलैया हो जाता है, ठीक है, हर चीज़ उन्हें याद नहीं रहती, ठीक है। पार्क एंड रूटनल लॉरेंस ने स्कैफोल्डिंग थ्योरी ऑफ एजिंग एंड कॉग्निटिव ब्रेन अडेप्टेड टू न्यूरल एट्रोफी, ठीक है। इनका मानना ये था कि जो आपकी ब्रेन की जो सेल्स हैं वो डेथ होने लगती है। न्यूरल एट्रोफी मतलब आपकी जो ब्रेन की सेल्स हैं वो मरने लगती है, उनकी डेथ होने लगती है, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे पहले आप याददाश्त खोना शुरू करते हो, ठीक है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। बाय बिल्डिंग ऑल्टरनेटिव कनेक्शन, ठीक है, रिफर टू एज स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग अलाउ ओल्डर ब्रेन टू रिटेन हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है कि हम इस तरीके से ट्रेन करें ओल्डर पीपल्स को। एक स्कैफोल्डिंग हमने उसमें भी देखा था, जब हम लोगों को उसमें कौन सी थ्योरी थी वो, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, हाँ, वाइगोत्स्की की थ्योरी थी, ठीक है। वाइगोत्स्की में सोशल कल्चर थ्योरी में स्कैफोल्डिंग देखा था, तो ये भी वही है, स्कैफोल्डिंग है। उसमें भी हम क्या करते हैं, जो लोगों को हम हेल्प दे रहे थे, जो हमारे बड़े लोग हैं जो हमें हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, उसे स्कैफोल्डिंग बोल रहे थे। तो यहाँ भी क्या है, जो बूढ़े लोग हैं जो भूलते जा रहे हैं, जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी काम नहीं कर रही, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, हेल्प दे दे के उनको बेहतर उन्हें ट्रेनिंग हेल्प वगैरह हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ओल्ड एज के कैरेक्टरिस्टिक है, सबको पता है बूढ़े बूढ़ा कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट थ्योरी हमारी है आज की, थ्योरी ऑफ डेथ, ठीक है। यह है थ्योरी ऑफ डेथ। थ्योरी ऑफ डेथ किसी दी थी, कन्फ्रंटिंग डेथ है कि कब आप अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो बुढ़ापे वाली डेथ भी होगी, लेकिन कभी कभार होता है कि कोई ऐसी बीमारी आपको हो गई, आपको पता है आप डेथ के पास हो, तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, एलिजाबेथ कुबलर रोज ने दी थी 1969 में। थ्योरी ऑफ डेथ भी बोलते हैं हम। थ्योरी ऑफ डेथ में होता है कि जैसे जैसे लोग बूढ़े होने लगते हैं, उन्हें पता है कि अब हमारा आखिरी समय आ रहा है, तो सबसे पहले वो डिनाई करते हैं कि ना हम तो मरने वाले ही नहीं है। तो सबसे पहले अंदर ही अंदर वो सोचते हैं कि ना मैं नहीं मरने का भी, ठीक है। तो वो डिनाइल करते हैं। डिनाइल के बाद फिर उन्हें एंगर आने लगता है। एंगर मतलब वो अपना डिनाइल के बाद धीरे धीरे अब उन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि हम इसे पीछे नहीं कर सकते, मरना तो हमें है ही है एक दिन। तो इसलिए फिर उन्हें गुस्सा आने लगता है, वो एंगर के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं। फिर बार्गनिंग करने लगते हैं कि यार कुछ समय और मिल जाता, कुछ समय और मैं जी लेती। तो फिर बार्गनिंग सा करने लगते हैं कि भगवान मुझे कुछ टाइम और दे दो, मैं ये अचीव कर लूँ, ये कर लूँ, ठीक है। उसके बाद डिप्रेशन में आ जाते हैं वो, फिर वो उनको फिर समझ में आने लगता है। फिर थर्ड फोर्थ स्टेज में क्या होगा, उन्हें डिप्रेशन हो जाएगा। कुछ दिन चुप शांत बिल्कुल दुखी से रहेंगे, उन्हें लगेगा बस मरना ही है, हमने कितना कुछ कर सकते थे हमने नहीं किया। तो अंदर अंदर वो क्या होने लगेंगे, डिप्रेस होने लगेंगे, ठीक है, अलग टाइप के वो हो जाएंगे। फिर एक्सेप्टेंस हो जाएगा, लास्ट में वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो मरना तो है ही भैया, खुशी खुशी मर जाएं आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी स्टेजेस है। डिनाइल हो गया, एंगर हो गया, बार्गनिंग हो गया, डिप्रेशन हो गया और एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारी अरेंज करने के लिए आती हैं एग्जाम में। ये आपकी कन्फ्रंटिंग डेथ है, थ्योरी ऑफ डेथ हम इसे बोलते
हैं, ठीक है। और किसने दी थी? एलिजाबेथ कुबलर रोस ने दी थी। और इसको क्या करते हैं हम? अरेंज करने का काम इसमें करते हैं, ठीक है। चलो आज का, अब ये जो हमारी जितनी भी स्टेजेस थी आज लगभग हमने कंप्लीट कर लिया, अब सब हो ही गया है। इसमें मेन जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी तो इसकी बहुत मोटी मोटी किताबें हैं। अब एग्ज़ाम के लिए हम इतना तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमें हर तरह के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो लोग एचडी के एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस एचडी में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक नेट के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमें जितना ज़रूरी है हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा है। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।